हेलो नमस्ते। कैसे हैं? मस्त हैं। तो आप सबों का फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए ईपीएस का नया चैप्टर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग देखते हैं ईपीएस इंटरप्रेन्योरशिप। ये किसके लिए है? ये 12वीं वालों के लिए। 12th का ईपीएस जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग 2 के बाद चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 3 में। ठीक है। वीडियो ऑडियो के बारे में जरूर कमेंट करके बताएं, दिखता है नहीं दिखता, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, बीएसटी या अकाउंट्स में जैसे अभी चल रहे हैं तो कहाँ गुडविल हम लोगों का चल रहा है तो वो भी देखिए, और अब वीडियो में जरूर कमेंट करके हमें सजेस्ट करिए। ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे बीएसटी में तीसरा चैप्टर जो कि आपके सामने विपणन एवं क्या लिखता है, बाजार मूल्यांकन, मार्केट असेसमेंट। तो कोई भी उद्यमी या कोई भी बिजनेसमैन या आप कहीं भी बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जिस लोकेशन पे हम बिजनेस करेंगे वो हमारा बाजार होगा। भाई बिजनेस करोगे तो घर पे थोड़ी ना करोगे, नहीं। जिस गुड्स या सर्विसेज की जिस मार्केट में डिमांड हो या जो हम बनाते हैं उस गुड्स या सर्विस का किस मार्केट में डिमांड है उसका मूल्यांकन करना पड़ता है पहले। ठीक है। तो पहला क्या है, विपणन। बाजार वातावरण के अर्थ और परिभाषाओं को लिखे। तो विपणन क्रिया प्रत्येक संगठन मतलब छोटा हो बड़ा हो कंपनी हो जो भी हो के विभिन्न ऐसे घटकों से प्रभावित होते हैं जिन्हें नियंत्रित तथा अनियंत्रित घटक कहा जाता है। मतलब जिसपे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं या भी नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे घटक को कहा जाता है एवं जिनका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, जिनका व्यवसाय पे प्रभाव पड़ता। तो विपणन क्रिया प्रत्येक संगठन के विभिन्न ऐसे घटकों से प्रभावित होती है जिन्हें नियंत्रित तथा अनियंत्रित घटक कहा जाता है, जिनका व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है, या तो डायरेक्टली पड़ेगा या तो इनडायरेक्टली। इसके बाद है हमारा बाजार वातावरण। तो बाजार वातावरण से तात्पर्य उन बाह्य घटकों से, देखो बाह्य मतलब बाहरी घटकों से एवं शक्तियों से होता है जिनका संबंध विपणन अथवा बाजार प्रबंध की क्षमता को वांछित उपभोक्ताओं के साथ विकसित करने से होता है। तो बाजार वातावरण से तात्पर्य उन बाह्य घटकों मतलब संस्था के बाहर की घटते एवं शक्तियों से होता है जिनका संबंध क्या होगा, विपणन से, मार्केट से अथवा बाजार प्रबंध मार्केट का जो मैनेजमेंट होगा की क्षमता को वांछित उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर हैं के साथ विकसित करने से होता है। तो बाजार मूल्यांकन, बाजार वातावरण या विपणन। ठीक है। तो ये था हमारा तीसरे चैप्टर का पहला। और आइए दूसरा देखते हैं हम लोग। कहता बाजार मूल्यांकन करते समय किन एक साहसी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अब जब भी बाजार मूल्यांकन करते हो, मार्केट असेसमेंट करते हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब खुद को ही साहसी मानो ना, किसी के दूसरे के बारे में क्या सोचना। खुद को मानो। मान लो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ड्रिंक को, कोल्ड ड्रिंक है, तो इसके लिए क्या है, आप क्या क्या सोचोगे। तो भाई जहां हम भी फैक्ट्री लगाएंगे या जहां भी हम बेचेंगे तो आपको ये देखना जो हमें हमारी मार्केट में इसका डिमांड है कि नहीं है। अब अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में बनाओ ना कि ठंडी में बनाओगे, चलेगा नहीं। अभी तो दबा के चलता है कोल्ड ड्रिंक, माजा की जगह पे स्लाइस पिला दे, स्लाइस की जगह पे माजा पिला दे। अब पता नहीं कौन कौन सा बहुत सारी कंपनी आ गई। तो वहाँ ये देखना होता है जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज जो बनती हैं
उसका मार्केट में डिमांड है कि नहीं, मार्केट में लोग लेंगे कि नहीं, किस प्राइस पे हम बेचे, पैकिंग कैसा होना चाहिए, एट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ये सब होता है। तो आओ देखते हैं। तो बाजार मूल्यांकन करते समय एक साहसी को निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, मांग। किस चीज का मांग? तो मांग का अनुमान उत्पाद की पहचान हो जाने के बाद लगा लेना चाहिए। मतलब हम जो प्रोडक्शन करेंगे, जो गुड्स बनाएंगे, ये हो जाने के बाद हम अगर कर लेते, पहले तो डिसाइड करना भाई हम क्या बना रहे थे ड्रिंक को, अब ये देखो इसका डिमांड है कि नहीं। तो मांग का अनुमान लगाते समय बाजार के आकार, उस क्षेत्र को ध्यान रखा जाता है। मतलब आप ऐसे जहाँ जिस क्षेत्र में करते या जिस एरिया में करते या आपका मार्केट क्या है, कौन से एरिया तक आप मार्केट में जाइएगा, तो उसको क्षेत्र को ध्यान में रखना होता है। जिससे वस्तुएं तथा सेवाएं बेचनी है, जिसमें आपको वस्तुएं तथा सेवाएं बेचनी है, जिस मार्केट में आपको वस्तुएं या सेवाएं को बेचनी है। साथ में यह भी पता लगा लेना चाहिए कि उपभोक्ता कौन है, उनकी पसंद क्या है, तथा अन्य सहायक चर वेरिएबल का भी अध्ययन करना चाहिए। अब देखो कोल्ड ड्रिंक कौन पीते? हम ही लोग, आप लोग न्यू जनरेशन पीते कि ओल्ड एज वाले देखते अभी भी नहीं पीते, या जिनको हेल्थ के लिए जरूरी है वो नहीं पीते। हमें आपको क्या है, पी लो, सब साइड इफेक्ट करता। अभी जैसे स्टिंग आया हुआ है शायद, खूब पीते हैं, हम लोग नहीं पीते, है ना, पीना भी नहीं चाहिए। तो जितने भी बड़े हैं, यंग हैं, 12 साल 14 साल का लड़का सब पीता है दबा के। तो स्टिंग नवयुवक पीता है, इसलिए इसका बाजार है। तो वहाँ कंज्यूमर उस टाइप के होने चाहिए, तो बिकता है। पूर्ति एवं प्रतियोगिता, सप्लाई एंड कंपटीशन। बाजार मूल्यांकन करते समय उद्यमी द्वारा पूर्ति संबंधित अध्ययन भी करना चाहिए। किसका भाई? गुड्स का, रॉ मटेरियल का। पूर्ति से अर्थ है सभी स्रोतों से सामान आएगा हमारे पास में, लेबर कहाँ से आएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, मशीन कहाँ से आएगी। वस्तुओं की पूर्ति, मांग और पूर्ति के परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहिए। सभी वस्तुओं की पूर्ति करने वाले में आपसी प्रतियोगिता भी तो होती है, तो पूर्ति भी होनी चाहिए और प्रतियोगी कंपटीटर भी, कंपटीशन भी। इसके बाद है आपको वस्तु की लागत और कीमत। अब मान लो हम कहाँ करना वो बाजार डिसाइड कर लिए, हमें उस बाजार में कंज्यूमर उस टाइप के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भी डिसाइड हो गया, पूर्ति होगा कि नहीं होगा, रॉ में सारी चीजें, है ना, हर एक संसाधन जो भी है सब कुछ। उसके बाद अब उसका बनाएंगे तो भाई गुड्स, हमारे ड्रिंकों का क्या रेट रखना चाहिए। मान लो मार्केट में 40 रुपए में मिलता है माजा, अब बना रहे हो 50 रुपए में, बिकेगा? नहीं बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा। या तो इसके आसपास रखो, इसे कम नहीं रख सकते, आसपास ही रखना होता है। ये ना परफेक्ट कम्पिटेटिव मार्केट होता है। अगर आप दाम कम भी कर दो तो इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये भी अपना दाम कमा दे, बढ़ाए दे तो बढ़ाएगा ही नहीं। तो ये मार्केट होता है, इकोनॉमिक्स से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो रेट क्या होना चाहिए? तो या तो इसके आसपास रखो, है ना, इससे ज्यादा नहीं रखना है, तो बिकेगा। उस तो उत्पाद की लागत और कीमत। आइए उसके बाद देखो क्या कहता है, उत्पाद की पहचान। उत्पाद की पहचान में उसकी लागत का काफी महत्व होता है। लागत के आधार पर ही बिक्री मूल्य निर्धारित होते हैं और इन्हें बाजार मूल्यों की से तुलनात्मक भी रखना चाहिए। हमारा जो कंपेयर करते हैं वो भी रखना होगा, ठीक है। दिख रहा है ना भाई? नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा जूम हम कर दें। चलिए इसके बाद क्या लिखता है, परियोजना का नवीनीकरण तथा परिवर्तन। अब नवीनीकरण का क्या मतलब होता है भाई? नया नया लाओ या चेंज करना, वही है। तो बाजार आकलन के लिए नवीन परिवर्तनों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। तकनीकी लाभों को भली भांति समझ लेना चाहिए क्योंकि इसका प्रभाव वस्तु की गुणवत्ता, लागत तथा बिक्री मूल्य पर पड़ सकता है। ठीक, आगे आइए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो 1 में हमने पढ़ा विपणन बाजार, इसके बाद बाजार मूल्यांकन। तीसरा है हमारा
बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से घटक है, कौन कौन से घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले। ठीक है, आइए तो बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले घटक या कारक कौन कौन से थे। किसी कंपनी के बाह्य वातावरण को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। बाहरी कौन कौन से घटक होता है, तो माइक्रो इन्वायरमेंट, सूक्ष्म वातावरण। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब बड़ा, है ना, सूक्ष्म छोटा वातावरण, जो मतलब जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ का वातावरण। पूरा ये नहीं पूरा इंडिया का ले लो, नहीं, जहाँ हमारा बिजनेस है उस एरिया का, तो माइक्रो। पूर्ति करने वाला एवं पूर्तिकर्ता, सप्लायर, ये सब क्या होते हैं, प्रभाव डालते हैं हमारे, ठीक ना, बाजार मूल्यांकन पे। अगर मान लो अच्छा रहेगा, टाइम पे सप्लाई देगा, या सप्लायर रहेगा तो हमारा अच्छा, हमारे लिए अच्छे रहेंगी, अच्छी बातें होगी। अगर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फिर कहीं दूर से लाओ, दूर से सप्लायर से लाएंगे सामान, रॉ मटेरियल, तो क्या होगा, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा आएगा, खर्चा ज़्यादा होता है उसके ऊपर, है ना। इसके बाद क्या है, विपन विपन विपणन मध्यस्थ, मार्केटिंग इंटरप्रेटर्स, और क्या होता है, मध्यस्थ, इंटरमीडिएटर्स, है ना। उसके बाद है प्रतियोगी, कंपटीटर में, अब कंपटीटर में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का है कि सिमिलर प्रोडक्ट है कि परचेज ऑफ कंज्यूमर है, इन सब बातों को ध्यान रखना होता है। ग्राहक ग्राहक कस्टमर, पब्लिक जनता, और विपणन अवधारणा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो ये सब बातें जो हमारी बाजार मूल्यांकन को प्रभाव डालती है, बाजार मूल्यांकन को, ठीक है। इसके बाद देखो मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग से आप क्या समझते हैं, ये बहुत बार आया है, मांग पूर्वानुमान, तो इसको आप बीबीआई कर सकते हैं। मांग पूर्वानुमान से क्या समझ, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, हमारा गुड्स डिमांड होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में पूर्वानुमान का वही होता है। तो आइए, तो कहता है एक उत्पाद की बाजार में मांग एक परिभाषित ग्राहक समूह द्वारा एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र, समय अवधि, विपणन वातावरण एवं एक परिभाषित विपणन योजना के अंतर्गत कुल मात्रा खरीदी जाएगी। मतलब फ्यूचर में जो होगा, या जहां हमारा बाजार का क्या, देखो बाजार का क्षेत्र क्या है, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, वहाँ की ग्राहक की क्या इंटरेस्ट होगी, विपणन वातावरण क्या होगा, मार्केटिंग का क्या है ना, समय अवधि, कितने समय में मान लो हमारे गुड्स एंड सर्विस को बेचा, जितना जल्दी बेच सकते हैं, ये सब बातें मांग पूर्वानुमान में करते हैं, ठीक है। इसके बाद आइए अगला क्या कहता है, मांग पूर्वानुमान में कौन कौन से घटक एवं कारक सम्मिलित होते हैं। भाई कौन कौन से घटक जो इफेक्ट करता है डिमांड फोरकास्टिंग में, तो मांग पूर्वानुमान में छह, कितने हैं, छह कारक होते हैं। पहला मांग पूर्वानुमान का समय, पूर्वानुमान का समय, टाइम। अब टाइम के हिसाब से आपको निम्न वर्गों में बांटा गया है, टाइम के हिसाब से निम्न वर्ग, अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म, उसके बाद क्या होगा मिडिल, उसके बाद होगा लॉन्ग टर्म। तो आओ, तो टाइम के हिसाब मांग पूर्वानुमान को कितने में बांटा गया भाई, छह कारक में सम्मिलित है। पहला है समय के आधार पे, पूर्वानुमान का समय, समय के आधार पे आपको निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, तो अल्पकालीन पूर्वानुमान की अधिकतम अवधि कितनी होगी, 12 महीना की होती है अधिकतम अवधि, इस सबको हाईलाइट करते चलिए। तो अल्पकालीन शॉर्ट टर्म जो होगा कितना होगा, मैक्सिमम 12 महीने की, जो कि बिक्री, सेल, मात्रा, यूनिट, इन्वेंट्री नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण, बजटिंग एवं उत्पादन तालिका, प्रोडक्शन टेबल, बजटिंग एवं रोकड़ प्रवाह के नियोजन के लिए उपयुक्त समझी जाती है। शॉर्ट टर्म करंट असेट्स में जितना भी हो, जैसे सेल कितना जल्दी हो जाए, इन्वेंट्री, ये सब सारी बातें शॉर्ट टर्म पूर्वानुमान फोरकास्टिंग होता है। यानी ये 12, ये कितने अवधि की होगी, तो आपको 12 महीने, मैक्सिमम मैक्सिमम 12 महीने का। वन अकाउंटिंग ईयर समझो। अब मध्यकालीन, इसके अंतर्गत 1 साल से लेकर कितना होगा, 1 साल से 2 वर्ष, ठीक है, 1 साल से लेके 2 वर्ष की अवधि। अनुशासन दर, संचालन तालिका एवं व्यय की ऊपरी बजटीय नियंत्रण के निर्धारण के लिए उपयुक्त समझी जाती है। तो मध्यकालीन के लिए कितना हो जाएगा, 1 से लेके 2, इसमें क्या क्या होगा, अनुशासन दर, संचालन
तालिका मतलब ऑपरेशनल टेबल एक्सपेंसेस ऊपरी बजट नियंत्रण के निर्धारण के लिए उपयुक्त समझी जाती है। इसके बाद आपको आ जाओ दीर्घकालीन हो तो ये कब से कब होगा, लॉन्ग टर्म 3 साल से लेके 10 साल तक। आइए हम लोग देखते हैं। तो समय के आधार पे 3 हो गया भाई, अल्पकालीन तो शॉर्ट टर्म, उसके बाद मिडिल है, उसके बाद क्या था लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म फॉरकास्टिंग, ठीक है, फॉरकास्टिंग ये कहाँ होगा, 0 से लेके 12 मंथ्स यानी 1 साल तक का। ये क्या हो जाएगा 1 साल मतलब 12 महीने से लेके 2 साल का दिया है ना, 1 से लेके 2 साल, तो 12 से 24 हो जाएगा 2 मंथ, 2 ईयर्स, ईयर्स में आप लिख सकते हैं। और ये क्या है 3 साल से लेकर 3 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा शॉर्ट टर्म कितने का फोरकास्टिंग होता है, लॉन्ग टर्म कितने पीरियड का होगा, और लॉन्ग टर्म सॉरी मिडिल कितने का होगा, समझ गए। आइए तो दीर्घकालीन तो पूर्वानुमान का स्तर, ये टाइम के आधार पे 3 हो गया। और ये लेवल पे मांग पूर्वानुमान 3 स्तर पर अपनाए जाते हैं, सूक्ष्म माइक्रो लेवल पे, फर्म लेवल पे और इंडस्ट्री लेवल पे। माइक्रो लेवल पे, फर्म लेवल पे और इंडस्ट्री लेवल। अच्छा नहीं दिख रहा था, लो देखो दीर्घकालीन पूर्वानुमान कितने, तो 3 से लेकर 10 वर्ष तक का होगा। और ये समय के हिसाब से था डिमांड मांग पूर्वानुमान, है ना। मांग पूर्वानुमान में ये टाइम के हिसाब से 3। अब आ जाओ लेवल के हिसाब से, स्तर के हिसाब से कितने होंगे, तो स्तर के हिसाब से 3 स्तर पर अपनाए जा सकते हैं। पहला माइक्रो लेवल पे, दूसरा फर्म लेवल पे और तीसरा है हमारा इंडस्ट्री लेवल पे, है ना। माइक्रो मतलब छोटा लेवल, फर्म उससे थोड़ा बड़ा और सबसे बड़ी जो तो इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री समझते हो क्या होता है, अब बताते क्या होता है। तो देखो माइक्रो लेवल पर क्या होगा, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक शर्तों से संबंधित होता है। अब फर्म स्तरीय पूर्वानुमान में यह फर्म या प्रबंध के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। फर्म और उद्योग के लिए इसका निर्माण विभिन्न व्यापार संबंधों द्वारा किया जाता है। तो स्तर के हिसाब से भी 3, टाइम के हिसाब से भी 3। क्या चीज, मांग का पूर्वानुमान, ठीक है, जो हमें इफेक्ट करती है। इसके बाद उत्पाद का वर्गीकरण, उत्पाद का वर्गीकरण उत्पादों का उत्पादक वस्तुएं एवं उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। आर्थिक विश्लेषण इन दोनों श्रेणियों के लिए अलग अलग मांग प्रारूप का संकेत करती है। इसके बाद समन्वय एवं विशिष्ट पूर्वानुमान। तो एक फर्म समान पूर्वानुमान को उपयोगी पा सकती है, किंतु यह वस्तुगत पूर्वानुमान या बिक्री के क्षेत्र के आधार पर पूर्वानुमान में विभाजित किया जा सके। इसके बाद आइए अब इनकी समस्याएं या विधि क्या क्या है। तो पूर्वानुमान की समस्या एवं विधियां नए उत्पादों के संबंध में पुराने उत्पाद की समस्या एवं विधियों से भिन्न होगी। मतलब जो पुराना हमारा था और नया होगा, ये दोनों में हमें डिफरेंस रखना होगा, अलग अलग होता है। और विशिष्ट कारक मतलब स्पेशल फैक्टर, अंत में प्रत्येक प्रकार के पूर्वानुमान में बाजार प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, अनिश्चितता के कारण स्थिति की जटिलता, अपमाननीय जोखिम, पूर्वानुमान में त्रुटियों की संभावना आदि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। तो ये था हमारा मांग का पूर्वानुमान तक। तो आगे की बातें हम लोग आगे करेंगे। आप सबको तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम लोगों का शुरुआत है, आगे आगे देखो, आगे आगे देखो क्या होता है। तो बने रहोगे तो फायदा होगा, क्योंकि देखो एग्जाम तो आपको देना है, सिंपल सी बात है भाई, एग्जाम आप दोगे, कोई जाके देगा नहीं। पढ़ना आपको है, अभी से पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, नहीं पढ़ोगे तो आप ही को लॉस है। अगर मान लो आप शॉर्ट टाइम में या एग्जाम टाइम में प्रेशर में आगे पढ़ते तो 400 नंबर लाया, 425 लाया, 430 लाया, लेकिन मान लो उसको प्रेशर में
उतना प्रेशर लेके। अगर आप बिना प्रेशर का पढ़े और अच्छे से करिए तो क्या 450, 460, 70 नहीं आएगा, 450 प्लस तो होगा कम से कम। जहाँ आप 400 पहुंच जा रहे थे, थोड़ा मेहनत आप पहले से स्टार्ट करो तो 450 हो जाएगा। 50 का ही 50 केवल आपको और बढ़ाना है, तो इसके लिए अभी से ही पढ़ाई करिए। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय।